कुछ एंट्री नहीं करनी है ना, सब एंट्री शुरू हो गया है, क्या एंट्री करने के साथ हो क्लास कब तक है सर? तो आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोगों को ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाया जा रहा है, राइट? ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाया जा रहा है, कल अभिमन्यु सर ने पढ़ाया होगा। उसमें एक नेक्स्ट टॉपिक है सेल सिग्नलिंग, राइट? उसके बारे में आज बात करेंगे, सेल सिग्नलिंग क्या है, क्यों है, इसकी जरूरत क्या है, और ये कैसे परफॉर्म हो रही है। सेल के बारे में आप लोग जानते होंगे, राइट? अगर आपसे पूछे सेल क्या है तो बता पाएंगे? वहां तक आवाज जा रही है? तो जो आज बात करेंगे वो सेल सिग्नलिंग की बात करेंगे। सेल सिग्नलिंग क्या है और कैसे परफॉर्म किया। सेल सिग्नलिंग पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेल क्या है, राइट? सेल के बारे में आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं? जो लोग नहीं जानते हैं उसको सेल के बारे में थोड़ा थोड़ा सेल के बारे में थोड़ा जानते। जो भी आप लोग नेचर में लिविंग थिंग देख रहे हैं, जिसमें भी जीवन है, वो सभी ऑर्गेनिज्म सेल के बने हुए। जहां भी जीवन आपको दिखाई दे रहा है वो सभी किस चीज के बने हुए हैं? सेल के। अब ये हो सकता है कि अगर उस सेल के अंदर न्यूक्लियस है जिसमें हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। अगर उसमें न्यूक्लियस नहीं है तो उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। सेल को डिफाइन करने के लिए सेल थ्योरी भी दिया गया था स्वीडन और स्वान के द्वारा, राइट? जिसमें बताया गया था कि सेल सबसे क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। जो सबसे छोटी यूनिट है जीवन की वो क्या है? सेल। जो भी स्ट्रक्चर और फंक्शनल एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो सभी सेल में ही होगी। तो दूसरा पॉइंट है ऑल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, जो भी एक्टिविटी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देख रहे हैं उसकी स्ट्रक्चर से लेके और फंक्शन परफॉर्म करने की सारी एक्टिविटी सेल के अंदर हो रही है, या सेल ही रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में फंक्शन हो रहे हैं उन सारी चीजों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? सेल ही है। अब अगर सेल आप जान रहे हो जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो भी सेल के अंदर ही है। फ्लो ऑफ एनर्जी आल्सो अकर इनसाइड द सेल, ठीक है? और हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन क्या है सेल में? जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन को पास करेगी उसको हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन बोलते हैं। वो क्या है? डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है? पूरा नाम आप लोग जानते होंगे। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनमें डीएनए की जगह आरएनए एज ए हेरिडिटरी मॉलिक्यूल पाया जाता है। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, उस पर अभी नहीं जा रहे हैं। हम आज मेनली डिस्कस करेंगे सेल सिग्नलिंग को। हम आज डिस्कस करेंगे
जो प्राइमरी टॉपिक आपको बताना है वो सेल सिग्नलिंग ही बताना, बेसिक रूप से आपको सेल सिग्नलिंग के बारे में बताना है आज। तो नेचर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, राइट। उसी तरह सेल भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इसी प्रोसेस को हम सिग्नलिंग बोल रहे हैं। मतलब एक सेल से दूसरे सेल का कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसी तरह से एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करती है, राइट। इस कम्युनिकेशन को स्टेब्लिश करने के लिए जो वे है इसको हम बोल रहे हैं सिग्नलिंग, राइट। वो प्रमुख रूप से चार है। सिग्नलिंग जो है, सेल की सिग्नलिंग वो प्रमुख रूप से कितनी है? चार तरीके से है। पहला ऑटोक्राइन, सेकेंड वन इज पैराक्राइन, थर्ड वन इज जक्स्ट्राक्राइन, और फोर्थ है आपका एंडोक्राइन। तो सेल सिग्नलिंग प्रमुख रूप से चार तरीके की है: ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, जक्स्ट्राक्राइन और एंडोक्राइन। जो टोटल सेल की कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना है एक सेल से दूसरे सेल के साथ, वो चार तरीके से हो सकता है, जो हमने चारों तरीके लिखे हुए हैं। अब इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे से स्टेब्लिश हो रहा है। तो पहला सिग्नलिंग है ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कैसे हो रही है? ऑटोक्राइन सिग्नलिंग की अगर हम बात करें तो आप लोग सिग्नलिंग के बारे में समझ गए कि सेल एक दूसरे से क्या करती हैं? कम्युनिकेट करती है। ऑटोक्राइन के केस में अगर कोई पर्टिकुलर सेल है, जैसे अगर मान सेल ए, अगर एक सेल ए है तो एक कम्युनिकेशन को स्टेब्लिश करने के लिए दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना है। ऑटोक्राइन के केस के बीच सेल के बीच में अगर सेल ए कोई सिग्नल मॉलिक्यूल जनरेट कर रही, मान लीजिए इसने एक सिग्नल मॉलिक्यूल जनरेट किया, अब अगर ये दूसरे सेल के पास इस सिग्नल मॉलिक्यूल को भेज दे तो ये दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होता। अगर ये सिग्नल मॉलिक्यूल जिस सेल ने जनरेट किया उसी सेल पे एक्ट कर रहा हो, इफ सिग्नल मॉलिक्यूल जनरेटेड बाय वन सेल and this signal molecule act on the same cell, then this type of signaling is called as autocrine signaling. अगर कोई सिग्नल मॉलिक्यूल किसी सेल ने जनरेट किया और वह सिग्नल मॉलिक्यूल उसी सेल पे काम कर रहा हो तो ऐसी सिग्नलिंग को हम बोलेंगे ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि अगर सेल ए ने एक सिग्नल जनरेट किया, इस सिग्नल मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में उसने एक्सक्रीट किया। आप लोग एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जानते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जानते हैं क्या है? जैसे अगर कोई सेल है तो सेल के आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लूडिंग जेली लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं साइटोसॉल। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोसॉल, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है। अब कोई एक और सेल रहती है यहाँ पे, मान लीजिए एक और सेल है यहाँ पे बी,
इसके बाद भी एक न्यूक्लियस होगा, साइटोसॉल होगा। ठीक है, इसी तरह से और भी सेल हो सकती है आसपास, राइट। सेल के सराउंडिंग में कई सारी सेल हो सकती है। अगर इस सेल के सराउंडिंग के बीच में एक और हम सेल बना दें तो कुछ ना कुछ स्पेस खाली रह जाएगा। ठीक है, अगर 4 सेल यहाँ पे हम बना दें, एक यहाँ और एक यहाँ पर और सेल, तो कुछ ना कुछ स्पेस ऐसा रहेगा जो खाली स्पेस बचा रहेगा, राइट। जैसे 4 सेल अगर राउंडेड है एक साथ लगा दें हम, तो कुछ ना कुछ ऐसा स्पेस बचेगा जहां पे सेल नहीं होगी, तो उस स्पेस को हम बोल रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। स्पेस, इसको हम बोल रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। तो जो सिग्नल मॉलिक्यूल है उसको कहां पे सीक्रेट किया जा रहा है? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में सीक्रेट किया जा रहा है। ठीक है, ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल सेल ए ने प्रोड्यूस किया, इसको सेल ए ने बाहर सीक्रेट किया, जो बाहर लोकेशन है इसको हम बोल रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। अब ये सिग्नल मॉलिक्यूल फिर उसी सेल पे एक्ट किया। ठीक है, सिग्नल मॉलिक्यूल किस सेल पे एक्ट किया? उसी सेल पे। उसी सेल मतलब जिस सेल ने जनरेट किया, सिग्नल मॉलिक्यूल सेम सेल पे एक्ट कर रहा। मतलब अगर सेल ए ने जनरेट किया कोई सिग्नल, तो सेल ए पर ही वो एक्ट कर रहा है। क्वेश्चन ये बनता है कि अगर सेल ए ने कोई सिग्नल जनरेट किया तो इसको एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में भेजने की जरूरत क्या है? अगर ये सिग्नल मॉलिक्यूल सेल ए ने ही बनाया तो सेल के अंदर ही काम कर लेता, उसको बाहर क्यों भेज रहे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या मैं कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि अगर किसी सेल ने सिग्नल प्रोड्यूस किया तो उस सिग्नल को बाहर भेजने के बजाय अगर इस सेल सिग्नल को इसी सेल पे एक्ट करना था तो ये अंदर ही रहता, अंदर ही एक्ट कर लेता, बाहर क्यों भेजा जा रहा है? आप लोग कुछ बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा होगा? ऐसा क्यों हो रहा होगा? हाँ जी, इसका विभाजन का यहाँ पर बताइए कुछ। इसलिए ऐसा करना पड़ता है कि ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल है ये सेल के अंदर जब तक है तो इमेच्योर स्टेट में है, इसको मेच्योर करने के लिए एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में भेजा जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ऐसे केमिकल्स हैं जो इस सिग्नल को मेच्योर करते हैं फर्दर। आफ्टर मेच्योरेशन ये सिग्नल मॉलिक्यूल फिर सेम सेल पे है। इस टाइप की अगर सिग्नलिंग हो रही है तो इसको हम बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। इसका एग्जांपल लिख लीजिए आप, इम्यून सेल्स। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का एग्जांपल है इम्यून सेल्स जो है वो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग परफॉर्म करती हैं। अगर कोई इन्फेक्शन बॉडी को होता है तो उसमें इम्यून सेल एक्टिवेट होती हैं, आप लोग जानते होंगे। फिर इम्यून सेल सेम सेल पे एक्ट करके अपने नंबर बढ़ाती हैं या अपनी सेल का प्रोलिफरेशन बढ़ाती हैं। अगर इस तरह की सिग्नलिंग हो रही हो तो उसको हम बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ठीक है, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सेकेंड सिग्नलिंग क्या थी? सेकेंड इज पैराकाइन सिग्नलिंग। पैराकाइन सिग्नलिंग कुछ पूछना चाहते हैं? पहले वाला रिपीट कर दें।
ऑटोक्राइन। सिग्नलिंग केवल इतना है कि अगर कोई सेल है वो दूसरी सेल से कम्युनिकेट कर रही है या खुद से कम्युनिकेट कर रही है, इस पूरे प्रोसेस को हम सिग्नलिंग बोल रहे हैं। अगर कोई सेल ऐसा सिग्नल प्रोड्यूस करे जो उसी सेल पे एक्ट करता हो, तो इस सेल को हम बोल रहे हैं ऑटोक्राइन। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, खुद की सेल पे एक्शन परफॉर्म करना, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं ऑटोक्राइन। ठीक। अब इस सिग्नल मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में इसलिए भेजा जा रहा था ताकि ये सिग्नल मॉलिक्यूल मैच्योर हो सके और अपने इस सेल पे एक्ट कर सके। इसका एग्जांपल इम्यून सेल्स है। अब इम्यून सेल जैसे बी सेल और टी सेल होती है अलग अलग तरीके, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जैसे हमारा कोई इन्फेक्शन, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन होता है तो बी सेल का नंबर बढ़ाना पड़ता है ताकि वो एंटीबॉडी ज्यादा बना सके उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट। तो इसलिए बी सेल सेम सेल मतलब अपनी खुद की सेल पे एक्ट करती हैं और उसको सिग्नल देती हैं कि अपना नंबर इंक्रीज करो या प्रोलिफरेशन बढ़ाओ। इसलिए वहां पे जो सिग्नलिंग परफॉर्म होती है वो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में आती है। इसलिए हम इम्यून सेल को बोल रहे हैं कि इम्यून सेल्स ऑटोक्राइन सिग्नलिंग परफॉर्म कर रही है। ठीक है। अब इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है वो बताइए। हाँ जी, मतलब इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है वो बताइए हमें। नेक्स्ट, सेकेंड सिग्नलिंग आपके पास है पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या है? इस केस में सिग्नलिंग दो सेल के बीच में स्टेब्लिश करना है। ठीक है। अब यहां पे सेल दो है, मान लीजिए हमारे पास दो सेल है, सेल ए और बी। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना, तो इनमें से कोई एक सेल ऐसी होगी जो सिग्नल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगी। ठीक। दूसरे सेल के पास उस सिग्नल को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर होंगे। ठीक। तो अगर इस तरह की सिग्नलिंग स्टेब्लिश हो रही है, सिग्नल जनरेट किया, ये सिग्नल मॉलिक्यूल दूसरे सेल पे गया, सेल बी के पास इस सिग्नल मॉलिक्यूल को रिसीव करने के लिए जो मॉलिक्यूल है उसको हम बोल रहे हैं रिसेप्टर। ठीक है। किसी पर्टिकुलर सेल में सिग्नल जनरेट किया सिग्नल मॉलिक्यूल, और ये सिग्नल मॉलिक्यूल दूसरे सेल के पास पहुंच रहा है। इस दूसरे सेल के पास उस सिग्नल मॉलिक्यूल को रिसीव करने के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोल रहे हैं रिसेप्टर या सेल सरफेस रिसेप्टर। अगर ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर। अगर ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल सेल के अंदर प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं साइटोसोलिक रिसेप्टर। If the receptor molecule present inside the cell, then it is called as cell या cytosolic receptor या intracellular receptor। ठीक है। अगर जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलेंगे सेल सरफेस रिसेप्टर। अगर वो सेल के अंदर प्रेजेंट है तो उसको साइटोसॉलिक रिसेप्टर या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर भी बोलते हैं। ठीक है। इन केस ऑफ पैराक्राइन सिग्नलिंग, the signal molecule is generated by one cell and received by another cell. This signal molecule transferred from cell A to B have no medium, मतलब इन दोनों के बीच में कोई मीडियम नहीं है। और पैराक्राइन सिग्नलिंग को फॉलो करना है तो दो तीन कंडीशन होनी चाहिए तभी परफॉर्म किया जा सकता है।
इसमें पहली कंडीशन है, कंडीशन फर्स्ट, बोथ सेल्स आर प्रेजेंट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। क्लोज प्रॉक्सिमिटी का क्या मतलब है? क्लोज प्रॉक्सिमिटी से केवल इतना मतलब है कि जो दोनों सेल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब वो आसपास ही होनी चाहिए, तभी पैराक्राइन सिग्नलिंग परफॉर्म हो सकती है। अगर सेल ए और बी के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता तो दूसरे टाइप की सिग्नलिंग होती। अगर डिस्टेंस कम है तभी पैराक्राइन सिग्नलिंग हो सकती है। पहली कंडीशन है इनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। अब मान लीजिए सेल ए और बी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, सेल ए ने सिग्नल मॉलिक्यूल जनरेट किया, ठीक है, अब इस सिग्नल मॉलिक्यूल को कहा जाना है सेल बी के पास। बीच में कोई मीडियम नहीं है, जैसे ना ब्लड है ना पानी है, तो ये सिग्नल मॉलिक्यूल सेल ए से बी तक पहुंचेगा कैसे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या मैं क्या पूछ रहा हूं? दो सेल हैं, सेल ए ने सिग्नल जनरेट किया, इसको बी तक जाना है, लेकिन बीच में कोई मीडियम नहीं है जो इसको ट्रांसपोर्ट कर सके, तो ये फिर सिग्नल मॉलिक्यूल सेल ए से बी तक जाएगा कैसे? क्या माध्यम हो सकता है जिसके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट हो सके? ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू चला जाएगा। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू सिग्नल मॉलिक्यूल अपने हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के तरफ मूव करेगा, ठीक है। सिग्नल मॉलिक्यूल जहां जनरेट हो रहा है वहां पे उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा क्योंकि वहां वो बन रहा है, तो हमेशा डिफ्यूजन का सिंपल रूल है, वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक। तो जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वहां से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, ठीक। तो बी के पास लोअर कंसंट्रेशन यहाँ है ही नहीं, तो इधर मूव करेगा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है तो सेल बी के सराउंडिंग में कुछ और भी सेल हो सकती हैं, जैसे अगर सेल बी यहाँ पे है, मान लीजिए एक और सेल यहाँ पे होती, तो क्या यहाँ पे नहीं जाएगा सिग्नल मॉलिक्यूल? ये जा सकता है? नहीं जाएगा। डिस्टेंस क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, एकदम पास पास है बी और सी, तो उस केस में क्या होगा? डिफ्यूजन जो हो रहा है उस डिफ्यूजन में सिग्नल मॉलिक्यूल को ये नहीं पता है जाना कहां है, बस उसको इतना पता है कि अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना है, लेकिन सिग्नल मॉलिक्यूल की बाइंडिंग केवल वही हो पाएगी जहां पर उसका रिसेप्टर होगा। सिग्नल मॉलिक्यूल केवल अपने रिसेप्टर से ही बाइंड हो सकता है, ठीक, क्योंकि जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो स्पेसिफिक है रिसेप्टर के लिए, ठीक। तो इसलिए उसकी स्पेसिफिसिटी है, इसलिए सिग्नल मॉलिक्यूल सी के पास जाएगा, ये सी के पास भी जाएगा, लेकिन अगर कोई रिसेप्टर नहीं है तो बाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इस तरह की सिग्नलिंग हो रही हो जहां पे दो सेल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट हो, किसी एक सेल के द्वारा सिग्नल जनरेट किया जा रहा हो और वो दूसरे सेल पे एक्ट कर रहा हो, और जो सिग्नल मॉलिक्यूल का मूवमेंट है वो वाया डिफ्यूजन हो रहा हो, ठीक, जो सिग्नल मॉलिक्यूल का मूवमेंट है वो कैसे हो रहा हो? डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा हो, तो इस तरह की सिग्नलिंग को हम बोलते हैं पैराक्वाइन सिग्नलिंग। इसका एग्जांपल है न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है, इसका एग्जांपल है न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स नर्व सेल्स में पाए जाते हैं,
जो नर्व सेल में सिग्नल को स्टेब्लिश करते हैं और ये सिग्नल मॉलिक्यूल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में मूव करते हैं वाया डिफ्यूजन और सेल सिग्नलिंग की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह की सिग्नलिंग अगर जहां हो रही हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग में अगर किसी को कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। पैराक्राइन के बाद नेक्स्ट है थर्ड वन इज जस्टा juxtacrine signaling. थर्ड वन इज juxtacrine signaling. इसमें भी जो कम्युनिकेशन स्टेब्लिश किया जाता है दो सेल के बीच में स्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। इन केस ऑफ juxtacrine signaling कम्युनिकेशन स्टेब्लिश बिटवीन टू सेल। अब इसमें भी दो सेल मान लीजिए आपको है, सेल ए और ये दो सेल। अब इसमें कंडीशन ये है कि दोनों सेल जो है वो फिजिकल कांटेक्ट में होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है, दोनों सेल के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। दोनों सेल के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। फिजिकल कांटेक्ट का क्या मतलब है, दोनों सेल की बाउंड्री एक साथ लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है। जैसे सेल ए और बी की दोनों बाउंड्री एक साथ लगभग जुड़ी हुई है, फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। फिजिकल कांटेक्ट होने से क्या होगा, जो भी सिग्नल मॉलिक्यूल सेल ए के द्वारा जनरेट किया जाएगा, इसका न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस है, तो गैप जंक्शन के थ्रू सिग्नल मॉलिक्यूल को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। दो सेल के बीच में जो भी जंक्शंस होंगे उसके थ्रू एक सेल से दूसरे सेल में सिग्नल मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक। तो अगर ऐसी सिग्नलिंग हो रही हो जहां दो सेल के बीच में फिजिकल कांटेक्ट स्टैब्लिश हो और दोनों सेल के बीच में जो जंक्शंस होंगे उसके थ्रू सिग्नल मॉलिक्यूल को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता हो, तो इस तरह की सिग्नलिंग को हम बोलेंगे जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग का एग्जांपल है नॉट सिग्नलिंग और शेडरिंग सिग्नलिंग। दोनों एग्जांपल है जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग के, ठीक है। जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग के बाद जो लास्ट वन है आपका वो क्या है, एंडोक्राइन सिग्नलिंग। लास्ट वन इज आपके पास जो फोर्थ है एंडोक्राइन सिग्नलिंग के ध्यान से पढ़िएगा, इसको आगे भी डिस्क्राइब करेंगे हार्मोन के केस में कैसे एक्ट करता है। एंडोक्राइन सिग्नलिंग क्या है, ये सिग्नलिंग दो सेल के बीच में स्टेब्लिश हो रही, ठीक है। यहां से सेल अगर मान लीजिए सेल ए है, सेल ए ने कोई सिग्नल मॉलिक्यूल जनरेट किया, सेल ए ने क्या जनरेट किया, सिग्नल मॉलिक्यूल, और यह सिग्नल मॉलिक्यूल लॉन्ग रेंज ट्रेवल कर रहा है,
अगर ये सिग्नल मॉलिक्यूल लॉन्ग रेंज मूव कर रहा हो, ठीक है, अगर सिग्नल मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा लॉन्ग, बहुत दूरी तक ट्रेवल कर रहा हो, और कोई दूसरी सेल है जहां पे इसका रिसेप्टर प्रेजेंट हो, जहां पे क्या प्रेजेंट हो, इसका रिसेप्टर प्रेजेंट हो, और वहां पे बाइंड कर रहा हो, ठीक, तो ये जो लॉन्ग रेंज मूवमेंट है किसका, सिग्नल मॉलिक्यूल का, तो ये लॉन्ग रेंज मूवमेंट के लिए जो मीडियम हो वो क्या होना चाहिए, लॉन्ग रेंज मूवमेंट के लिए ब्लड जो है मीडियम की तरह काम कर रहा है, ठीक है, लॉन्ग रेंज मूवमेंट के लिए जो मीडियम की तरह यूज हो रहा है वो ब्लड है। तो अगर इस तरह की सिग्नलिंग स्टेब्लिश हो रही हो जहां किसी पर्टिकुलर सेल के द्वारा स्पेशलाइज्ड सिग्नल मॉलिक्यूल सीक्रेट किया जा रहा हो, वो लॉन्ग रेंज मूव कर रहा हो वाया ब्लड, और अपने टारगेट सेल पे पहुंचने के बाद एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, तो इस तरह की सिग्नलिंग को हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है। अब तक आपने देखा मूवमेंट सिग्नल मॉलिक्यूल का और रिसेप्टर का। अब हम बात करेंगे ये सिग्नल मॉलिक्यूल क्या है, ये कैसे हो सकते हैं, या रिसेप्टर मॉलिक्यूल क्या है, ये कैसे हो सकते हैं, किस चीज के बने हुए हैं, इनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है। तो अगर हम बात करें एंडोक्राइन सिग्नलिंग के केस में ही, उनके साथ एंडोक्राइन सिग्नलिंग, जो ये सिग्नल मॉलिक्यूल सिक्रीट होते हैं एंडोक्राइन के केस में, इसमें जो सिग्नल मॉलिक्यूल सिक्रीट होता है इन केस ऑफ एंडोक्राइन सिग्नलिंग, इसको बोलते हैं हम हार्मोन्स। क्या बोलते हैं, ऐसा सिग्नल मॉलिक्यूल जो एंडोक्राइन सिग्नलिंग को परफॉर्म कर रहा है, उस सिग्नल मॉलिक्यूल को हम बोल रहे हैं हार्मोन्स, ठीक, उसको हम क्या बोल रहे हैं, हार्मोन्स। और ऐसी सेल्स जो स्पेशलाइज्ड है इन ऑर्डर टू सीक्रेट हार्मोन्स, इस सेल्स को हम बोलते हैं, ये एक साथ एक्युमुलेट हो जाती है, इस तरह की सेल को बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ऐसी सेल्स जो स्पेशलाइज्ड है किसी पर्टिकुलर हार्मोन्स को सीक्रेट करने के लिए और एक साथ एक्युमुलेटेड है, तो इस तरह की सेल को हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। The glands which are specialized to secrete specialized type of hormones, and these glands are ductless, then it is called as endocrine glands, ठीक है। ये अपना पूरा सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में पोर करती है। अब अगर आपसे हार्मोन की डिफिनेशन पूछ दिया है तो क्या बताएंगे, हमने बताया कि ऐसी सेल्स जो स्पेशलाइज्ड हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल दैट इज हार्मोन के सिक्रीशन के लिए, तो उस तरह की एक्युमुलेटिव स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशंस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन्स अगर आपसे डिफाइन करने के लिए है तो क्या बताएंगे, हार्मोन्स क्या है, तो 12th में पढ़ाया गया होगा ये, व्हाट इज हार्मोन्स। आप लोग चाहे तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट
Hormones are non-nutrient chemical messengers secreted from specialized type of ductless gland, which is called as endocrine. हार्मोन्स की डिफिनेशन में 3-4 पॉइंट्स हमने बताए। पहला पॉइंट्स है नॉन न्यूट्रिएंट, मतलब इनका न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं हो रहा। ठीक, जैसे हम लोग फूड इंटेक करते हैं जिससे हमको एनर्जी मिलती है, लेकिन ये न्यूट्रिएंट की तरह काम नहीं करेंगे। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल मैसेंजर है, इसका क्या मतलब है? मैसेज को कन्वे करेंगे एक सेल से दूसरे सेल में। जैसे हमने बताया एंडोक्राइन सिग्नलिंग के केस में स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर से हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं और टारगेट सेल पे एक्ट कर रहे हैं। तो हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल मैसेंजर secreted from specialized type of glands which is called endocrine gland and perform actions on target cells, अपने टारगेट सेल पे एक्ट करेंगे। अब ये जो हार्मोन्स हैं इनका बेसिक नेचर क्या क्या हो सकता है? जो हार्मोन्स हैं किस चीज के बने हुए हो सकते हैं? हमने आपको बताया एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग में जो सिग्नल मॉलिक्यूल है उसको हम क्या बोल रहे हैं? हार्मोन। हम उसी पे आगे बढ़ रहे हैं। वो कैसे हैं, क्या हैं, क्यों है, वो कैसे एक्शन परफॉर्म करेंगे किसी दूसरी सेल पे। तो पहले हमने हार्मोन्स की डिफिनेशन बताई आपको। हार्मोन क्या क्या हो सकता है? वो नॉन न्यूट्रिएंट है, केमिकल मैसेंजर है, स्पेशलाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में आप एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जानते हैं, कितनी है, कहाँ पे है? किसी ग्लैंड का नाम जानते हैं आप लोग? एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड है, पैराथायराइड है, बहुत सारी ग्लैंड है, आप लोग जानते हो। ठीक है, तो ये जो हार्मोन्स मॉलिक्यूल है दो तरीके का होता है। या तो ये हार्मोन नेचर तो इनका कई है, जो बेसिक नेचर है वो हम केवल दो बता रहे हैं ताकि आप आसानी से भी समझ सकें। अगली क्लास में आगे बताएंगे कि और एक इस चीज का बना हुआ हो सकता है। हार्मोन्स या तो ये प्रोटीन के बने हुए हो सकते हैं, या तो ये प्रोटीन, या तो स्टेरॉइड डेरिवेटिव। अब इसमें अगर कार्बोहाइड्रेट जोड़ दें तो ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा, अगर कार्बोहाइड्रेट के बने हुए हैं तो। ठीक है, लिपोप्रोटीन हो जाता है जब उसको लिपिड जोड़ देते हैं, आप लोग जानते होंगे सब। तो जो बेसिक नेचर है ये दो तरीके का हो सकता है, या तो प्रोटीन होगा या तो स्टेरॉइड होगा। अब इसका एग्जांपल हम बता सकते हैं प्रोटीन हार्मोन का या ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन का। इंसुलिन और कौन कौन सा है? ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, हाँ ग्लाइकोजन है, इंसुलिन है। बहुत सारे हार्मोन हो सकते हैं जो प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन के बने हो सकते हैं।
प्रोटीनियस हार्मोन इंसुलिन है, ग्लूकेगॉन है, ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन हो सकता है, एपिनेफ्रिन है, नॉन एपिनेफ्रिन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। हाँ जी, इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन है, ठीक है। अब दूसरा है स्टेरॉयड हार्मोन। सिग्नलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। स्टेरॉयड हार्मोन्स कौन कौन से हो सकते हैं? स्टेरॉयड हार्मोन बहुत सारे हैं, आप लोग जानते होंगे। जो भी कोलेस्टेरॉल डेरिवेटिव है वो सभी स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं। जैसे टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, डिहाइड्रोएपिएंडोस्टेरोन है। स्टेरॉयड हार्मोन बहुत सारे हैं। तो ये जो दो बेसिक नेचर है हार्मोन्स का, या तो प्रोटीन, दूसरा स्टेरॉयड, इन दोनों का मोड ऑफ एक्शन अलग अलग, ठीक है। ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल बने, या तो स्टेरॉयड बना या तो प्रोटीन बना, इन केस ऑफ एंडोक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है। तो हमने बताया था सिग्नलिंग के केस में, केस ऑफ सेल सिग्नलिंग, एंडोक्राइन सिग्नलिंग की अगर हम बात करें तो हमने बताया था कि एक सेल से सिग्नल मॉलिक्यूल जनरेट होगा, लॉन्ग रेंज ट्रेवल करेगा और दूसरी सेल पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिग्नलिंग के केस में जो सिग्नल मॉलिक्यूल जनरेट कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये सिग्नल मॉलिक्यूल जो एंडोक्राइन जनरेट कर रही है इसको हम बोल रहे हैं हार्मोन। जो दूसरी सेल सेल है या ग्लैंड है जिसपे हार्मोन को एक्ट करना है, इस सेल पे रिसेप्टर हमने बताया दो जगह हो सकती है, या तो सेल के सरफेस पे होगा, या तो इनसाइड द सेल होगा, जिसको हम साइटोटॉनिक रिसेप्टर बोल रहे हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड ने जो सिग्नल मॉलिक्यूल जनरेट किया जिसको हम हार्मोन बोल रहे हैं, अब ये सिग्नल मॉलिक्यूल इस सेल से दूसरे सेल के पास पहुंचेगा, इसके पास उस सेल के सरफेस पे रिसेप्टर बाइंड करेगा या साइटोसोलिक रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ये कौन डिटरमाइन करेगा? मतलब
एक कैसे पता चलेगा कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड ने सिग्नल मॉलिक्यूल जनरेट किया है वो सेल के सरफेस रिसेप्टर से बाइंड करे या साइटोसोलिक रिसेप्टर से बाइंड करे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूं? जैसे सेल ए ने या एंडोक्राइन ग्लैंड ने एक सिग्नल जनरेट किया, किस सिग्नल मॉलिक्यूल को यहां तक पहुंचा दिया किसने? ब्लड ने। ब्लड मीडियम के थ्रू यहां पे पहुंच गया। अब इसका बेसिक नेचर क्या हो सकता है? इस सिग्नल मॉलिक्यूल का बेसिक नेचर है क्या तो प्रोटीन होगा या स्टेरॉइड होगा? ठीक है, तो हम आपको इन जनरल बता रहे हैं, जनरल वे में जो प्रोटीन हार्मोन है या प्रोटीन डेरिवेटिव हार्मोन है वो सेल सरफेस रिसेप्टर से बाइंड करती है। ठीक है, जो भी हार्मोन्स किसके बने होंगे? प्रोटीन के, वो सेल के सरफेस रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। जो हार्मोन स्टेरॉइड्स होंगे वो इन जनरल साइटोसोलिक रिसेप्टर से बाइंड करेंगे या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा है तो अब क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्यों है? प्रोटीन हार्मोन सेल के सरफेस रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है जबकि स्टेरॉइड हार्मोन, आप लोग बोलते क्यों नहीं? वही पढ़ाया गया वही तो पूछ रहे हैं हम। अभी हमने बताया प्रोटीन हार्मोन या तो बाइंड करेगा सेल सरफेस रिसेप्टर से, स्टेरॉइड हार्मोन साइटोसाइनिक रिसेप्टर से। अब क्वेश्चन केवल इतना है कि ऐसा क्यों है? प्रोटीन हार्मोन सेल सरफेस रिसेप्टर से बाइंड क्यों कर रहा है और स्टेरॉइड हार्मोन जो डेरिवेटिव है वो साइटोसोलिक रिसेप्टर से बाइंड क्यों कर रहे हैं? कुछ बताएंगे आप लोग ऐसा क्यों है? बताइए। हम्म, पार्शियली करेक्ट। इसका रीजन है जो ये बाहर की मेम्ब्रेन है जिसको बायो मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये किस चीज की बनी हुई है? प्राइमरी रीजन इसमें छुपा हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीजन ये है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस चीज की बनी हुई है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर है, मतलब ये लिपिड की प्राइमरली बनी हुई है। ठीक है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसी प्रॉपर्टी है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो स्टेरॉइड डेरिवेटिव है या कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव है उसको ये अलाउ करती है तुम इनसाइड या अंदर जा सकते हो। ये जो मेम्ब्रेन है वो फास्फोलिपिड बाइलेयर की है। एक किसी भी लिपिड मॉलिक्यूल का सबस्टेंस अगर बना हुआ है तो इसमें आसानी से डिजॉल्व हो जाता है और वो अंदर चला जाता है। लेकिन अगर प्रोटीन का अगर बना हुआ मॉलिक्यूल है तो उसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने सरफेस पे ही रिसेप्टर बनाती है ताकि उससे बाइंड कराया जा सके और उसको इनसाइड मूवमेंट कराया जा सके या सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट किया जा सके। ठीक है, तो जो प्राइमरी रीजन है बिहाइंड, इसलिए हमने ऐसा बताया कि प्रोटीन मॉलिक्यूल सेल सरफेस रिसेप्टर से बाइंड करेगा और स्टेरॉइड मॉलिक्यूल इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका कॉन्स्टिट्यूशन या केमिकल कंपोजिशन फास्फोलिपिड बाइलेयर है, वो लिपिड मॉलिक्यूल को अलाउ करती है कि वो अंदर आ जाए, जबकि प्रोटीन मॉलिक्यूल के लिए उसने सेल के सरफेस पे रिसेप्टर बना रखा है जिसके थ्रू सिग्नल मॉलिक्यूल सेल सरफेस रिसेप्टर से बाइंड करता है और फिर सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होता है। ठीक है, अब आपको अगली क्लास में ये बताया जाएगा कि ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल सेल के सरफेस रिसेप्टर से बाइंड किया इसके बाद कौन सी सिग्नलिंग परफॉर्म हुई या अपना एक्शन कैसे परफॉर्म किया सेल में, या सेल
जो टारगेट सेल थी उसकी, उसमें कौन सी एक्टिविटी में चेंज आया सिग्नल मॉलिक्यूल के बाइंड होने के बाद। उसी तरह से सेकेंड है स्टेरॉयड हार्मोन। अगर स्टेरॉयड हार्मोन इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड हुआ तो उसके बाद वो कैसे एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। आज की क्लास में अगर आपको कुछ पूछना हो, किसी भी चीज का डाउट है जो आज पढ़ाया गया, तो आप फ्री है, आप पूछ सकते हैं। हार्मोन्स और एंजाइम में बेसिक डिफरेंस ये है सर कि जो हार्मोन्स है, जैसे वो हमने बताया वो नॉन न्यूट्रिएंट है, ठीक है। कई बार एंजाइम न्यूट्रिएंट्स की तरह यूज होते हैं, लेकिन हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट है हमेशा, ठीक है। एंजाइम जो है बायो कैटलिस्ट की तरह भी काम करती है। जो एंजाइम मॉलिक्यूल है इसको बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। केमिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, केमिकल एक्टिविटी को, जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं उसको फास्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन हार्मोन्स का ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है, ठीक है। जब एंजाइम के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा तो और भी बता देंगे उसके बारे में। आज की क्लास से अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, जो आज पढ़ाया गया जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। आप बोल रहे हैं कि अगर पैराक्राइम के केस में, इन केस ऑफ पैराक्राइम सिग्नलिंग, आप बोल रहे हैं कि सेल ए ने एक सिग्नल मॉलिक्यूल जनरेट किया, ठीक है। इसका रिसेप्टर सेल बी के पास होना चाहिए था। आप बोल रहे हैं कि इसी के पैरेलल कोई एक और सेल है, सेल सी, ठीक। इस सेल के पास भी आप बोल रहे हैं कि रिसेप्टर है, राइट। तो डिपेंड करेगा इसकी डिस्टेंस कितनी दूरी है, क्या ये भी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। मान लीजिए दोनों क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, ठीक, दोनों क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, तो सिग्नल मॉलिक्यूल यहां से डिफ्यूजन के थ्रू मूव करेगा, इधर भी मूव करेगा, इधर भी मूव करेगा, उसका रिसेप्टर जहां होगा हर जगह बाइंड करेगा, ठीक। उसका रिसेप्टर जहां पे भी होगा वहां वो बाइंड कर जाएगा, क्योंकि रिसेप्टर और सिग्नल मॉलिक्यूल का जो इंटरेक्शन है वो स्पेसिफिक है, तो उसका रिसेप्टर जहां भी उसको दिखेगा वो वहां पे बाइंड कर जाएगा, ठीक। वो ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा कि ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल कहां तक मूव कर पा रहा है, डिफ्यूज हो, उस पर निर्भर करेगा, ठीक है। फिर बोलिए। मेच्योरेशन, जैसे सिग्नल मॉलिक्यूल जब तक इनसाइड है तब तक वो इमेच्योर है। सिग्नल मॉलिक्यूल को बाहर भेजा जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में कुछ दूसरे केमिकल्स हैं जिनसे वो रिएक्ट करता है और मेच्योर हो जाता है, फिर वो अपने ही सेल के रिसेप्टर से बाइंड करता है और एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, ठीक। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू।